नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश जाट आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10 के पाठ्यक्रम की जो ब्लूप्रिंट है, पाठ्यक्रम के बारे में क्या आपको तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है आपको, और आपकी तैयारी को पाठ्यक्रम के माध्यम से किस तरह से उस अंजाम तक ले जाया जा सके जहां आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो और मार्च में होने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे अंक अर्जित करें। क्योंकि अभी इन दिनों क्योंकि इलेक्शन का टाइम भी है, अधिकांश विद्यालयों में शिक्षक जो हैं उनकी ड्यूटी इधर उधर लगी हुई है और आपकी पढ़ाई किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हो, किसी भी प्रकार का उसमें व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसीलिए हम क्रमबद्ध रूप से यानी कि सबसे पहले हम पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से पिछले वर्षों में प्रश्न आए हैं, पेपर किस प्रकार रहा है और अपनी एक अप्रोच जो है वो किस दिशा में किस प्रकार की रहनी चाहिए, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर मैं आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण पाठ है, जिनका वेटेज ज़्यादा है, जिन टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, उन सभी बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के पाठ्यक्रम के बारे में। हिंदी विषय कक्षा 10 का पाठ्यक्रम में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इनके ऊपर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना कि आपको अपनी तैयारी को किस दिशा की ओर ले जाना है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2024 वाला जो पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है और इसमें आप देखिएगा कि जो सत्रांक होता है वो 20 अंक का सत्रांक जो है वो तो आपके विद्यालय से भेजा जाता है। जो अर्धवार्षिक तक का आपका जो मूल्यांकन होता है प्रथम द्वितीय और तृतीय परत के रूप में होता है और अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। और बोर्ड जो है उसमें आपके 80 अंक अर्जित करने होते हैं। 80 अंक जो है वो मैक्सिमम होता है, उसमें से आप जितना भी अर्जित करते हैं। मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप अधिक से अधिक अंक अर्जित करें और उस दिशा में हमें क्या कदम उठाने चाहिए उन सभी के ऊपर आपको बता सकूं। देखिए, समय जो है परीक्षा का 3.25 घंटे हैं, 80 अंक निर्धारित है और ये अंक जो है विभाजन किस प्रकार किया गया, जैसे अपठित बोध 12 अंक हैं, रचनाओं से संबंधित 14 अंक के हैं, व्याकरण जो है वो 10 अंक की हैं और 10वीं कक्षा में 2 पाठ्य पुस्तकें हैं हिंदी के लिए, क्षितिज और कृतिका। क्षितिज का वेटेज ज़्यादा है अंक के रूप में हम बात करें तो, यानी क्षितिज जो है वो 34 अंक की है और कृतिका जो है वो 10 अंक की। अब हम ये तो बात की कि व्याकरण भी हैं या कहें रचना बोध भी हैं, अपठित गद्यांश भी हैं, पद्यांश भी हैं और दोनों पाठ्य पुस्तकें भी हैं। खंड खंड करके बताया गया है और आप अगर पढ़ते हैं खंडान्वयन विधि, यानी कि पाठ्यक्रम को एक खंड के रूप में बांटना और उनके ऊपर अपनी तैयारी अच्छे से करना, ये सब मैंने समग्र रूप से बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए कि ये जो अपठित बोध हैं विजिबल होगा, बाकी मैं ये जो PDF है ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। डिस्क्रिप्शन में ये जो PDF मैं आपको लिंक भेज दूंगा ताकि आप क्या डाउनलोड भी कर लेना। ब्लूप्रिंट आपके पास होना बहुत आवश्यक है ताकि आपको परीक्षा में एकदम से नया नहीं लगे, आपको ये लगे कि ये मैंने देखा हुआ है, इस तरह से प्रश्न आएंगे, ये मुझे पहले से पता है। तो देखिए आप, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, यानी कि अपठित का मतलब ये होता है कि वो आपके पाठ्यक्रम में जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं या जो पाठ होते हैं वो नहीं है। ऐसे गद्यांश या पद्यांश होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े हो, यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक के रूप में आपने नहीं पढ़े हैं। तो ये जो है इसमें से कुल 12 प्रश्न आते हैं, 12 प्रश्न इसमें कुल होते हैं और इन 12 प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है, किसी में 7 हो सकते हैं, किसी में 5 हो सकते हैं और MCQs टाइप में आते हैं, यानी कि बहुविकल्पी आते हैं। पहले ये होता था कि प्रश्न पूछे जाते थे फिर उनके में लिखना होता है, अब इसमें जो पैटर्न बदला है उसके अकॉर्डिंग आपके बहुविकल्पी यानी कि MCQ टाइप में आएंगे, MCQ आएंगे और आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हो। जब मैं पेपर के बारे में चर्चा लेकर उपस्थित होऊंगा तब मैं बताऊंगा कि गद्यांश को कैसे पढ़ना है और किस तरह से उसमें से प्रश्न का उत्तर जो है वो निकालना है, उसी प्रकार पद्यांश में भी। तो ये जो दोनों हैं इसमें 12
अंक का ये आता है, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होता है, 12 प्रश्न आते हैं, 12 अंक के होते हैं। फिर हम बात करें कि संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निबंध लेखन। निबंध के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं, निबंध में आप ये ध्यान रखें कि निबंध में आपको 6 अंक का निबंध आएगा और 6 अंक में निबंध में आपको पहले से विकल्प दिए हुए रहेंगे। एक तो 3 या 4 अलग अलग विषय होंगे जिनके ऊपर निबंध लिखना है आपको, साथ ही आपको प्रस्तावना, अगर शिक्षा के बारे में निबंध है तो जैसे शिक्षा का क्या अर्थ है, किसके लिए उपयोगी है, क्या क्या कार्य है, सारे आपको टॉपिक दिए हुए हैं। आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाना है और अपनी सोच का दायरा को बढ़ाते हुए ही उसको लिपिबद्ध करना है आपकी जो पुस्तिका है उसमें। तो निबंध में भी अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि 300 शब्दों में, 300 शब्दों का मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है, कम से कम प्रयास करें कि 3.5 यानी कि 3 से अधिक पृष्ठ आप भर सकें। अच्छे से उसका हेडिंग लगाएं। अगर आपको कोई कोटेशन याद है, निबंध को लेकर मैं अलग से एक वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके जैसे कि एवरेज 16-17 अंक, अगर 17 अंक चले जाते हैं तो MCQs जो 12 है, 12 में से 12 किए जा सकते हैं। 6 रिक्त स्थान आते हैं वो किए जा सकते हैं, तो 18 अंक तो आपको सीधे ही मिल रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अप्रोच जो है 80 अंक में आपको किस तरह से आप 70 से ज़्यादा ला सकते हैं। आप देखते रहिए और आपको इसको आत्मसात करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आगे हम बात कर रहे हैं कि रचना में निबंध के बाद में पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन का प्रकार 2 है, जिसको हम कहते हैं औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। पत्र के बारे में कि कई बार केवल फॉर्मेट ध्यान रखो, पत्र का प्रारूप ध्यान रखो। प्रारूप अगर आपको पता है तो सब कुछ प्रश्न में ही लिखा हुआ रहता है, कि मन में ऐसे कुछ प्रश्न बना के रखें कि पत्र किसे लिखना है, तो आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है इनको लिखिए। आप कौन हो, तो प्रश्न में आपको स्वयं को ये मानते हुए अपने जिलाधीश को, तो आप कौन हो, किसको पत्र लिखना है, क्यों लिखना है, सब कुछ प्रश्न में ही समाहित होता है। आपको तो केवल एक प्रारूप में उसको सेट करना होता है। ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं जो हमें अच्छे अंक दिला सकते हैं, इनके मैं 5 या 10 मिनट के ऐसे वीडियो जो है वो आपको बता दूंगा, तो आप उसको पढ़ लेना अच्छे। फिर हम बात करें कि एक विज्ञापन आएगा। विज्ञापन, अगर आप समाचार पत्र देखते हैं तो समाचार पत्र में आप देखते हैं कई बार पेम्पलेट्स जो आते हैं जिसमें अलग अलग की ऑफर लिखा हुआ रहता है। आपको ऐसा विज्ञापन तैयार करना होता है। विज्ञापन भी मैं अलग से आपको बता दूंगा, 1 मिनट में आप विज्ञापन अच्छे से समझ जाएंगे और इसमें से पूरे अंक जो है वो आप विज्ञापन के अर्जित कर सकते हैं। 4 अंक का विज्ञापन आता है और 4 ही अंक का जो है आपका पत्र आता है और 6 अंक का आपके जो है निबंध आता है। फिर हम बात कर रहे हैं कि व्याकरण की। देखिए, व्याकरण में आप ध्यान रखें कि जो व्याकरण है, व्याकरण के कुछ प्रश्न तो आते हैं रिक्त स्थान से संबंधित और बहुत आसान है। आप बचपन से, मुझे लगता है कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या आते हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा आती है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इस तरह के। फिर एक आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कब किया जाता है, इस तरह के कौन कौन से सर्वनाम हैं, ये आते हैं प्रश्न। क्रिया, क्रिया, इनके सभी के मैं वीडियो लेकर अलग से उपस्थित होऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखें क्रिया क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। या फिर हम बात करें कि विशेषण। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें रिक्त स्थानों से संबंधित आते हैं और कई बार क्या होता है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, फिर एक रिक्त स्थान है कहते हैं या कहलाते हैं, तो वहाँ पर लिखना होता है विशेषण। तो इसी तरह आपको 1 अंक जो है वो पूरा मिल जाता है। तो अपने भी यही ध्यान रखना है कि इनकी परिभाषा याद कर लो, परिभाषा आपको याद हो जाएगी। मेरे विद्यालय में तो अधिकांश विद्यार्थी हैं, उनको ये परिभाषाएं सारी याद है और उनको आप विशेषण के बारे में और अधिक डिटेल में भी लिखना के लिए कहो तो भी वो कर सकते हैं। लेकिन सभी जगह स्थितियाँ जो है वो एक जैसी नहीं होती है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को केंद्र में रखकर, सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो अर्श पर है, फर्श पर है, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहे, ये मैंने ध्यान रखा है इसमें। तो ये आप कर सकते हैं। फिर हम बात करें कि ये तो पद भेद हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। एक और इसमें आया है कि अव्यय मतलब अविकारी। अव्यय, अविकारी। अविकारी जो है
अविकारी जो है, अविकारी का भी आप को मैं अलग से कि 4 प्रकार है, ये निपात को भी हम जोड़ दें तो 5 प्रकार है, कौन कौन से हैं ये सभी मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिर की संधि, उपसर्ग और प्रत्यय है और संधि और समास है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, इनकी परिभाषा और साथ ही महत्वपूर्ण उपसर्ग और महत्वपूर्ण प्रत्यय जो है उनका मैं आपको एक पीडीएफ जो है 1-2 पेज की वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा जब ये मैं पढ़ाऊंगा। कुछ वीडियो उपसर्ग और प्रत्यय के मेरे चैनल पे पहले से ही अपलोड किए जा चुके हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। फिर है संधि और समास, ये क्या बड़े टॉपिक है, संधि समास। तो वैसे तो क्या है, संधि को हम विस्तृत रूप से अध्ययन करें तो चाहे स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन लिमिटेड और आपके स्तर के लिए जो उपयोगी हैं उनको मैं शॉर्ट में बता दूंगा। उसी प्रकार समास जो है वो भी बता दूंगा, और महत्वपूर्ण समास कौन कौन से हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, कौन सा समास है, द्विगु समास में क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है, अव्यय में क्या होता है, ये सारा हम देख लेंगे। आगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियों में ये ध्यान रखें कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो है वो पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही आएंगे, यानी कि आपने जो अध्ययन किया है क्षितिज और कृतिका में, उसमें जो मुहावरे आए हैं, उसमें जो लोकोक्तियाँ आई हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें, उनका वाक्य में प्रयोग करना आप सीख लेंगे कि वाक्य में प्रयोग क्या होगा, किस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, ईद का चांद होना, और ये सारा हम कर सकते हैं। फिर हम इसके अंतिम पे चलते हैं कि ये पाठ्य पुस्तक से आधारित प्रश्न वाले हैं, और इनके प्रश्न जो हैं किस प्रकार आते हैं वो मैं पेपर जो है उसकी चर्चा भी अगले वीडियो में करूंगा। एक बार ये जो डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है उसको भी आप अच्छे से पढ़ लेवें, और साथ ही इसको अच्छे से देखें, अपनी अप्रोच अच्छे से बनाएं। और अगर आपके कोई प्रश्न है, आप और कुछ जानकारी जानना चाह रहे हैं, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका भी निदान अतिशीघ्र कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।